इतिहास की रोचक दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है मित्रों। यह ज्ञानदूत चैनल है। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों की ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण करता है। इसी सिलसिले में इतिहास विषय की ऑनलाइन कक्षाओं के प्रसारण की जिम्मेदारी राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के पास है। इन दिनों हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में हमने यह जाना एक व्याख्यान के माध्यम से कि इस संग्राम के कारण क्या थे। हमने राजस्थान में भी 1857 की घटनाओं को समझा, उसकी पृष्ठभूमि को समझा, उसके परिणामों को समझा और उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास किया। जहां तक भारत का संबंध है, 1757 और 1857 के वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष हैं। 1857 में जो संग्राम हुआ, इस संग्राम के विषय में तो अनेक वर्षों तक स्वतंत्र हो जाने के बाद भी यह भ्रांति फैलाई गई कि यह संग्राम था ही नहीं, यह क्रांति थी ही नहीं। और इस भ्रांति का कारण यह था कि हम जिस विधि से, जिस प्रविधि से पढ़ और पढ़ा रहे थे, यह विधि और प्रविधि हमें अंग्रेजों से मिली थी। और अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि हम हमारे अतीत के गौरव को जान सकें, उसकी बात कर सकें। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि 1857 की घटनाएं, 1857 की क्रांति की घटनाएं, दुनिया में घटी हुई विभिन्न क्रांतियों में जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं से बड़ी घटनाएं हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रणव देव उपस्थित हैं अपना व्याख्यान लेकर, और उनके व्याख्यान का जो विषय है वह है सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, परिणाम एवं मूल्यांकन। मैं बड़े ही आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर प्रणव देव को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रणव देव। नमस्कार सर। आज जो चर्चा का विषय है इस ज्ञानदूत चैनल 2 पर, वो सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसके कारण और मूल्यांकन के रूप में उसके परिणाम, उन सब का हम विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। विशेषता परिणाम पर हमारा फोकस रहेगा और साथ साथ जो मूल्यांकन नए समय और समाज के संदर्भ में हो सकता है, उससे भी हम अपने सुनने वालों को परिचित कराएंगे। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम निश्चय ही भारत के स्वतंत्रता इतिहास का वह अकुंठ अध्याय है जिसके आधार पर ही हमारा स्वतंत्रता आंदोलन आगे गतिमान हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम का जो घटनाक्रम है, उसका विश्लेषण मूल्यांकन के रूप में पिछले
150 साल से अधिक समय में हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो परिणाम हुए उनके बारे में भी मत मतांतर हमारे बीच दिखते रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम या विप्लव के परिणामों पर दृष्टिपात करें तो बहुत से परिणाम दिखाई पड़ते हैं जिनको ब्रिटिश सरकार ने उस समय स्वीकार किया और जिनके आधार पर उन्होंने अपनी रीत नीति को बदला। कंपनी का शासन जो था वो समाप्त हुआ और इस सिलसिले में हम बिंदुवार विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे और उसकी चर्चा करना चाहेंगे ताकि हमारे सुनने वाले इसको वस्तुनिष्ठता के रूप में ग्रहण कर सकें। तो सबसे पहले जो परिणाम में हम पाते हैं कि प्रशासनिक नीतिगत परिवर्तन हुआ और इस संदर्भ में महारानी की उद्घोषणा हुई जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस परिणाम में यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में उद्घोषित की गई। उद्घोषणा में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज अर्थात क्राउन के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। महारानी विक्टोरिया की इस घोषणा को कालांतर में उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहकर स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए रूपक के रूप में प्रयोग किया। देशी या भारतीय रियासतों के प्रति नीति में भी परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश शासन का देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किसी संकटापन्न संभावित स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने के लिए देशी रियासतों को तैयार किया गया। महारानी की घोषणा के अनुसार स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान को अपने समान ही संरक्षण का विश्वास दिलाया गया। भारतीय रियासतों ने उस तूफान जो संभवतः हम अंग्रेजों सबको एक लहर में बहाकर ले जाता रोकने के लिए बांध का कार्य किया, यह महारानी की घोषणा में शामिल था। तो इस घोषणा के अनुरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत को शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित प्रशासन देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया। फलतः पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया का समापन हो गया। 1858 ईस्वी के इस एक्ट ने भारतीय रियासतों के नियंत्रण में दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके अनुसार जब भारतीय शासन व्यवस्था के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश क्राउन को उत्तरदायी बनाया गया, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के प्रशासनिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन करने के लिए सन 1861 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किए गए। ये परिणाम और परिवर्तन के रूप में हमें देखना चाहिए कि किस तरह से कानूनी जामा अब अपनी नीतियों को ब्रिटिश सरकार ने पहनाना प्रारंभ किया। चौथे कारण के रूप में हम बता सकते हैं कि भारतीयों को व्यवस्थापिका एवं प्रशासनिक मामलों में संबद्ध किया जाना प्रारंभ हुआ। सन 1857 ईस्वी के संग्राम के एक मूलभूत कारण के रूप में शासकों तथा शासितों के बीच परस्पर संपर्क न होने को अधिकाधिक रूप से अनुभव किया गया था। सर वॉर्टल फ्रेयर ने अपनी 1860 ईस्वी की प्रसिद्ध टिप्पणी में विधान परिषदों में स्थानीय तत्वों को शामिल किए जाने का आग्रह किया था। अतः ऐसा माना गया कि भारतीय लोगों को विधान कार्य में सहकारी बनाने से शासन भारतीयों की भावनाओं से परिचय प्राप्त कर सकेंगे तथा उनका भ्रम दूर करने का अवसर मिलेगा। परस्पर जातीय घृणा की उत्पत्ति एक बड़े परिणाम के रूप में हम पाते हैं। सामान्यतः 1857 ईस्वी के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने बिना किसी जातीय भेदभाव की संघर्ष किया था। अतः अंग्रेजों ने अब भारतीयों के प्रति
फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को भी जन्म दिया। कदाचित यह 1857 ईस्वी की क्रांति का सबसे भयंकर नकारात्मक परिणाम साबित हुआ। इसके बहुत सारे नकारात्मक परिणामों में एक परिणाम यह हुआ कि कालांतर में भारतीय राष्ट्रवाद का विनाश हुआ। जाति कटुता इस संघर्ष का सबसे दुष्टतम परिणाम था, जिससे भारतीय समाज विभाजन के बाद भी आज भी भुगत रहा है इसे। आपको पता है सन 1947 में हम आजाद तो हुए, किंतु विभाजन के दंश के साथ, और वो दंश अभी भी बहुत बार जातीय संघर्ष में बदलता दिखाई पड़ता है। इसके बाद एक बड़े आर्थिक परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि आर्थिक शोषण के युग का प्रारंभ हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने प्रादेशिक विस्तार के युग का समापन करते हुए आर्थिक शोषण के युग की शुरुआत को परिणाम के रूप में दिया। ब्रिटिश प्रशासकों के दिल दिमाग से सामंतवादी युग का भय सदा के लिए समाप्त हो गया तथा अंग्रेजी साम्राज्य के लिए नई चुनौती उस प्रगतिशील भारत से ही आई जो 19वीं शताब्दी के उदारवादी अंग्रेजों तथा जॉन स्टुअर्ट मिल के दर्शन पर पोषित था। भारत के सार्वजनिक ऋण में लगभग 980 लाख स्टर्लिंग की वृद्धि हुई, जिस पर वार्षिक ब्याज प्रभार 20 लाख स्टर्लिंग देना पड़ता था। विद्रोह के विस्फोट और दमन का पूरा वित्तीय बोझा भारतीय जनता के ऊपर डाल दिया गया। ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा। इस क्रांति के काफी समय बाद तक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए यह प्रेरणा स्रोत बना रहा। इसका वास्तविक स्वरूप चाहे जो भी हो, लेकिन वह अंग्रेजी साम्राज्य के लिए चुनौती बन गया एवं सभी राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, नाना साहब की भूमिका चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन ये राष्ट्रीय नायक तथा स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत के रूप में मृत होकर भी वैसे ही शक्तिशाली रहे जैसे मृत जूलियस सीजर जीवित जूलियस सीजर से कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ माना जाता था। आपको बताते चलें कि इनमें से ज्यादातर स्वतंत्रता के नायकों पर उपन्यास इत्यादि लिखे गए, लेकिन वो इस भय से उपन्यास उन्हें कहा गया क्योंकि वो जो पश्चिमी इतिहासकारों के बनाए हुए मापदंड थे उनमें उनको बहुत अधिक हम फिट नहीं पाते थे। एक बात। दूसरी बात ये कि जब तक पश्चिम में ओरल हिस्ट्री के नाम से नया प्रत्यय नहीं आया, तब तक हम अपने उस लोक जीवन में उपलब्ध साक्ष्यों को शामिल नहीं करते थे, जिन्हें जो बहुत बड़ी हमें सूचना देते हैं। अगले परिणाम के रूप में पाते हैं कि ब्रिटिश सैनिक नीति में परिवर्तन हुआ और सेना का पुनर्गठन हुआ। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का ब्रिटिश सैनिक नीति पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने यह माना कि इस विद्रोह के लिए भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी, अतः अब उन्हें भारतीय सैनिकों पर पूर्ण विश्वास न रहा। तथापि अब उन्होंने अपनी विशाल सेना रखने का निश्चय किया जो आने वाले समय में होने वाले विद्रोह का दमन कर सके। सेना का पुनर्गठन करते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 होना चाहिए तथा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में यह 1:3 का रखा गया। यह गठन विभाजन और प्रतोलन की नीति पर आधारित था। सन 1861 ईस्वी की सेना सम्मिश्रण योजना के अनुसार कंपनी की यूरोपीय सेना सैनिकों की संख्या 1857 ईस्वी की पहले की तुलना में 25,000 बढ़ा दी गई थी तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 1857 ईस्वी की तुलना से 98,000 कम कर दी गई थी। सेना और तोपखाने में उच्च पद केवल यूरोपियों के लिए ही आरक्षित कर दिए गए थे। संग्राम असफल आखिर क्यों हुआ, यह भी एक बहुत समझने वाली बात है। संपूर्ण संग्राम को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों की सफलता तथा स्वतंत्रता सेनानियों की असफलता के कारणों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि
विद्रोही अपने पक्ष में विद्रोह के प्रारंभिक चरण में निर्मित अनुकूल परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग नहीं कर पाए थे। जन समर्थन विद्रोहियों के साथ था, फिर भी अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे, जिसके कारण मुझे लगता है बिंदुवार इस प्रकार समझे जा सकते हैं। पहले कारण के रूप में हम पाते हैं कि अंग्रेजों की प्रतिकूल परिस्थितियां जो थी, अंग्रेजों के प्रति जो अनुकूल परिस्थितियां थी, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। विद्रोह से ठीक पहले डलहौजी द्वारा रेल, डाक, तार की व्यवस्था निर्मित कर लेने से ब्रिटिश सेना को यातायात में सुविधा रहती थी। वे अपनी सेना तथा उसके साजो सामान के साथ साथ मुख्य समाचार भी देश के एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से भेजते थे, जबकि ऐसी सुविधाएं विद्रोहियों को प्राप्त नहीं थी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अपने पक्ष में होने के कारण अंग्रेज अधिकारियों का मनोबल और हौसला बढ़ा हुआ था, क्योंकि उस समय चीन तथा क्रीमिया की लड़ाइयों का अंत हो चुका था, पर्सिया को हराया जा चुका था, अफगानिस्तान के दोस्त मोहम्मद के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बन चुके थे। अतः उन्हें विद्रोहियों को दबाने में ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। दूसरे कारण के रूप में क्यों विफल हुए, इसके रूप में हम पाते हैं कंपनी के पास अनुभवी सेना नायकों का होना। सौभाग्य से ब्रिटिश कंपनी के पास एडवर्ड्स, आउटरम, लॉरेंस बंधु, हैवलॉक, निकलसन जैसे विशेष दक्षता प्राप्त सेना नायक थे। ये सभी अनुभवी, प्रतिष्ठित तथा योग्य सैनिक थे। इन्होंने आरंभ काल में कठिनतम युद्ध लड़े और विदेश से सहायता आने तक स्थिति को संभाले रखा। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय सेनानियों से बहुत आगे थी तथा वे अत्यधिक सुसंगठित होकर ब्रिटिश सरकार के आदेश पर कार्य करती थी, जिनके पास जनशक्ति के पर्याप्त स्रोत तथा अंग्रेजी साम्राज्य के भरपूर संसाधन थे। और इसी तरीके से अगले कारण के रूप में विद्रोह का क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्वरूप। यह विद्रोह मुख्यतः रोहिलखंड, बुंदेलखंड, अवध, दिल्ली, मध्य भारत तथा बिहार के कुछ हिस्सों में प्रसारित था। यद्यपि अगर छावनियों की दृष्टि से देखें तो कोल्हापुर की छावनी तक, यानी भारत का एक बड़े भाग में इसका होना, एक साथ होना उल्लेखनीय है, किंतु संचार साधनों के अभाव में आपस में तालमेल का अभाव था और साथ साथ इसके स्वरूप में भी थोड़ी भिन्नता होती थी। बंगाल तथा दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वी भारत इससे अछूता रहा। राजस्थान व पंजाब में इसका प्रभाव थोड़ा कम था। सिखों, मराठों, राजपूतों तथा पूर्वी भारत के राजाओं ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इसके साथ ही साथ कश्मीर, नेपाल आदि प्रदेश भी अछूते रहे। कुछ प्रदेशों ने विद्रोहियों के दमन के लिए अंग्रेजों की सहायता भी की थी। सिखों तथा गोरखों की मदद से बिना अंग्रेज इस विद्रोह को नहीं रोक सकते थे। सिखों और गोरखों ने जो मदद की, जींद का राजा वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इस बारे में उल्लेखनीय हो जाते हैं। अब अगला बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता एक बड़ा असफलता का कारण दिखाई पड़ता है। इस विद्रोह में बुद्धिजीवियों द्वारा कोई विशेष रुचि न लेना भी एक गंभीर कमजोरी थी। आधुनिक युग में समाज के शिक्षित वर्ग के सहयोग के अभाव में कोई राजनीतिक आंदोलन पूर्ण सफल नहीं हो सकता था। इस विद्रोह में शिक्षित भारतीयों, बुद्धिजीवियों ने ना तो भाग ही लिया, ना ही खुलकर उसका समर्थन किया। इस विद्रोह से पूर्व बुद्धिजीवी वर्ग यत्र तत्र ब्रिटिश शासन तंत्र के खिलाफ लिखता अवश्य था, किंतु उसका प्रचार प्रसार नगण्य था। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति से पूर्व वहां के साहित्यकारों, दार्शनिकों के विचारों ने समाज को जागृत किया था, उतना हमारे यहाँ नहीं हो सका था। जिस प्रकार भारतीय समाज के गर्भ में जन विद्रोह की व्यापक शक्तियां अंकुरित हो रही थी, उन्हें साहित्यकारों ने व्यापक स्तर पर अपने लेखन का कथ्य नहीं बनाया था। तथापि यह भी नहीं लिखा कि साम्राज्यवादी शासन का आधार कितना कमजोर है। तो इस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता हमारी असफलता का एक बड़ा कारण थी। यद्यपि यह नहीं कि बुद्धिजीवी वर्ग कुछ लिख नहीं रहा था, लिख रहा था, लिखा गया बहुत सारा साहित्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में, बंगला में, हिंदी में, राजस्थानी में, मराठी में बहुत सारा साहित्य लिखा गया, किंतु उसका जनमानस तक उस समय इस तरह का प्रचार नहीं था
कि आम जनता तक बहुत सी बातें पहुंच पाती। अगले असफलता के कारण के रूप में हम देखते हैं कि किसान व आम जनता की उपेक्षा। विद्रोहियों ने एक बहुत बड़ी भूल यह की थी कि उन्होंने अपने इस आंदोलन को केवल जिमींदारों, तालुकेदारों, सामंतों तथा राजाओं का आंदोलन ही बनाए रखा था तथा किसानों व आम जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया था। तथापि विद्रोह सफल होने पर अथवा भारतीय राजाओं के हाथ में सत्ता आ जाने पर किसानों व आम जनता को क्या लाभ अथवा राहत मिलेगी, इसकी भी कोई स्पष्ट घोषणा विद्रोहियों ने नहीं की थी। आगे जो पाते हैं कि योग्य नेतृत्व का तथा निश्चित उद्देश्य का अभाव भी था। विद्रोहियों में नेतृत्व का तो अभाव था ही साथ उनमें एकात्म उद्देश्य का अभाव भी दिखाई पड़ रहा था। वृद्ध बहादुर शाह से ऐसा करना कि वह सेना का संचालन करेगा या युद्ध में रणकौशल दिखाएगा व्यर्थ था। यद्यपि रानी लक्ष्मीबाई वीर स्त्री थी, किंतु उसको युद्धों का विशेष अनुभव नहीं था। तथापि उसका क्षेत्र मुख्यतः झांसी और उसके आसपास का ग्वालियर, कालपी यही रहा। विद्रोहियों के नेताओं में वीरता की कमी नहीं थी, परंतु अनुभव, संगठन क्षमता एवं मिलकर कार्य करने की क्षमता का अभाव अवश्य था। नाना साहब के विद्रोहियों का संगठन अत्यंत कमजोर था। यद्यपि फिर भी इस दृष्टि से तात्या टोपे के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तात्या टोपे ने बहुत गतिशीलता के साथ इधर उधर मूवमेंट करके लगातार क्रांति को, ज्वाला को जगाए रखा, किंतु निश्चित संसाधन और इतनी बड़ी संगठित सेना से लड़ पाने में अंततः उन्हें असफल होना पड़ा। अगले असफलता कारण के रूप में हम विद्रोहियों में कूटनीति का अभाव भी पाते हैं। यद्यपि विद्रोहियों की कूटनीति की प्रशंसा समय पर हुई है, जिसका हम मूल्यांकन के समय उल्लेख करेंगे। विद्रोहियों ने किसी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग नहीं किया। वे सिखों, पठानों तथा अफगानों के साथ साथ सिंधिया को भी समझाने में असफल रहे कि सन 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो ने सिंधिया का घोर अपमान किया, जबकि अंग्रेजों की कूटनीति भी उनकी सफलता का मुख्य कारण बनी, जिसके चलते वे जिन सिखों से उनका राज्य मात्र 10 वर्ष पहले छीन चुके थे, उनका भी सहयोग प्राप्त करने में सफल रहे। इसी प्रकार अंग्रेज पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के अफगानों, पठानों से निरंतर युद्ध करते आ रहे थे, परंतु उन्होंने संग्राम को दबाने में उनसे सहायता प्राप्त कर ली थी। यह ब्रिटिश अधिकारियों की एक बड़ी विशेषता थी कि जिनके खिलाफ वो 10 वर्ष पहले संघर्ष कर रहे थे, उनसे उन्होंने इस क्रांति के दौरान पर्याप्त सहयोग प्राप्त कर लिया था। इस स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति अथवा स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में बहुत ज्यादा मत मतांतर रहे हैं, किंतु मुझे लगता है कि मूल्यांकन का समय अब हुआ है। सन 1857 ईस्वी का संग्राम अथवा विप्लव यद्यप सफल नहीं हो सका, किंतु उसने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के बीज बोए एवं इस क्रांति के दूरगामी परिणाम हुए। जिस प्रकार फ्रांस के इतिहास में फ्रांस की क्रांति का महत्व है, उसी प्रकार भारत के इतिहास में 1857 ईस्वी की क्रांति का महत्व है। इसके स्वरूप तथा प्रगति को लेकर जो विभिन्न मत हैं, उसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो कहने वाले उपनिवेशवादी और हम यूं कहेंगे सैनिक अधिकारियों के मेमायर्स हैं, जिन्होंने जो भाग लिया। आप एक कैसे अपेक्षा कर सकते हैं उस व्यक्ति से एक स्वतंत्र मूल्यांकन की जो स्वयं एक पक्ष से लड़ता रहा हो, चाहे वो मध्यकाल के युद्ध रहे हो। हमेशा आप देखिए कि बहुत से हमें इस तरह के ऐतिहासिक स्रोतों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए जो एक पक्ष की बात करते हैं। यद्यपि मैं 2 सिर्फ उदाहरण दूंगा। अब जैसे कि मध्यकाल में जो हम पढ़ते हैं कि भाई जो ये अबुल फजल के साथ जो दूसरा लेखक है जिसने हल्दी घाटी की लड़ाई में भाग लिया, वो मुंतखब उल तवारिक वगैरह में जो लिखते हैं, वो बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो बदायूनी स्वयं शाही सेना की ओर से लड़ रहे थे, प्रताप की सेना से, मेवाड़ की सेना से। फिर उनके मेमायर्स को हम कैसे मान सकते हैं कि वो एकदम पूर्वाग्रह मुक्त होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें जो पहला में सैनिक विद्रोह जो कहने वाले लोग हैं, चाहे वो आईटी पिचार्ड हो, है ये मेलिसन हो, ये लोग खुद लड़ रहे थे। इनके साथ साथ बाद के जो लोग हैं, उन सब ने इनको सैनिक विद्रोह बताने का प्रयास किया। विशेष तौर से
साम्राज्यवादी सोच और उपनिवेशवादी सोच के जो इतिहासकार थे उसमें सर जॉन सीले, सर जॉन लॉरेंस, आई.टी. पिचार्ड, C.L. सॉबर्स, जॉन के मेलिसन, राइस होम्स, ट्रेवलियन, इन लोगों ने इसको कहा कि भाई ये तो सैनिक विद्रोह था और कोई स्वतंत्रता संग्राम अथवा ये कोई इस तरह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, ना ये उस तरह का संग्राम था। किंतु सामंतवादी प्रतिक्रिया भी कहने वाले लोग, कुछ का कहना है कि किसानों का शोषण जो सामंत लोग करते थे और जो राजा लोग सामंतों से जिस तरह दूर होते जा रहे थे, तो ये विद्रोह सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। इसमें मेलिसन ने भी वापस इस कारण को इसके स्वरूप में बताने की कोशिश की और शशि भूषण चौधरी जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। एक इस तरह सर जेम्स आउटरम इसको कह रहे हैं कि मुगल सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास था। इस पर भी पूर्ण सहमति नहीं हो सकती। अभी हम विश्लेषण करेंगे, बाद में मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे तो बहुत सी बातें इसमें स्पष्ट होंगी। अब आता है कि क्या ये राष्ट्रीय विद्रोह था? मैं समझता हूं इस मत से ज्यादा इसलिए सहमत हुआ जा सकता है कि पूरे राष्ट्र का ज्यादातर भाग, तत्कालीन भारत में जो छावनियां हैं जिनको मानचित्र पर भी बना करके देखा जा सकता है, यहाँ चूंकि तकनीकी रूप से मैं थोड़ा मानता हूं कि ये एक पुरानी एक मैप पर भी इनको हम बता सकते हैं, छावनियां कोल्हापुर तक फैली थी और उन सभी छावनियों में और अन्य विभिन्न जगह पर छोटी छोटी जगह ठिकानों में जो संघर्ष हुआ वो एक राष्ट्रीय विद्रोह में बताता है। और अशोक मेहता से लेकर बेंजामिन डिज़रायली जैसे लोग मानते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले में इसके तत्काल बाद सर सैयद अहमद खान ने लिखा और विशेष तौर से आकाश धर्मा इतिहासकार और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का जो ग्रंथ है वो इसको एक राष्ट्रीय संग्राम के रूप में उन्होंने इसकी घोषणा की और उनकी पुस्तक बहुत चर्चित रही, उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया और इस पुस्तक के बाद लोगों ने उनके इस मत पर विचार किया, जिसे कालांतर में पट्टाभ सीतारमैया, सुरेंद्रनाथ सेन ने भी स्वीकार किया कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। अब जरा मूल्यांकन की बात करें। इस मूल्यांकन में कुछ पहलुओं की तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के व्यवसाय इत्यादि के विषय में विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है, परंतु कुछ जानकारी अवश्य मिलती है। मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ पर अधिकार करने के बाद जिन लोगों को बंदी बनाया गया उनमें से 48 लोगों के व्यवसायों का जिक्र किया गया है। बहुत सौभाग्य की बात है। अब जरा ये देखें कि उनमें क्या था। उनमें से एक जमींदार था जो बाहर से अपने भाई से मिलने लखनऊ आए थे। शेष 47 में से सुनिए 4 किसान, 2 सिपाही, 2 भिखारी और 4 भारतीय ईसाई और शेष व्यापारी, दुकानदार, मुंशी और घरेलू नौकर थे। जरा विचार कीजिए, जो स्वरूप है किस किस तरह के घरेलू नौकर लड़ रहा है, भिखारी लड़ रहा है। तो ये एक आम जनता का आंदोलन था, जन संघर्ष था उस ब्रिटिश कंपनी की नीतियों के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ जो कायम की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यदि यह मान भी लिया जाए कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिन्हें कैद किया गया उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था, फिर भी यह स्पष्ट है कि शहरी इलाके में इस प्रकार के लोगों को सरकार संदेह की दृष्टि से देखती थी। यहाँ एक बार फिर यह कह देना आवश्यक है कि यह जन क्रांति अर्थात संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें आम जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की थी। जैसा कि ये नमूना ऊपर मिल रहा है कि साहब भिखारी लड़ रहा है, घरेलू नौकर लड़ रहा है, दुकानदार लड़ रहा है, व्यापारी लड़ रहा है, सिपाही लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है। तो ये एक आम जनता का स्वतंत्रता संग्राम था। इसे आम जनता में इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली, परंतु यह समाज के निचले वर्गों का संभ्रांत वर्गों के विरुद्ध संघर्ष नहीं था। जैसा कुछ लोगों ने कैसा कोशिश की है बताने की कि साहब ये जो है सामंत वर्ग के खिलाफ जनता का विद्रोह था। यह निश्चित ही एक सरकार जो थी उसका विरोधी संग्राम था, जिसमें संभ्रांत वर्ग और जनसाधारण ने मिलजुल कर सरकार का प्रतिरोध किया था। जिन लोगों ने विद्रोह में सीधे भाग नहीं लिया था उनकी विद्रोहियों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। प्राय आम जनता के लोग सरकारी कर्मचारियों व कंपनी सेना को गलत सूचना देकर गुमराह कर देते थे। बड़ौत में विद्रोह को दबाने के लिए तैयार की गई अंग्रेजी सेना के नेता R.H. डनलप ने अपने मेमोयर एडवेंचर्स विद खाकी रसाला में लिखा है
कि विद्रोहियों की खुफिया सेवा बहुत कुशल थी, जिससे स्पष्ट होता है कि जनता की गहरी सहानुभूति सेनानियों के प्रति थी। डनलप ने यह भी लिखा है कि 15 जुलाई 1857 को जब शाहमल भागने पर मजबूर हो गया, यानी जो सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी शाहमल थे, वो भागने पर मजबूर हुए ब्रिटिश सेना के दबाव में, तब लोगों ने उसके पीछे छूटे गए सामान को हाथ लगाने से मना कर दिया। लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने, जो उस समय भारत में थे, यह लिखा कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। यह भी उल्लेखनीय है कि इस विद्रोह में ऐसे उदाहरण न्यून मिलते हैं जब लोगों ने जान बचाने के लिए या पैसे के लालच में अपने साथी क्रांतिकारियों को धोखा दिया हो। बिहार के क्रांतिकारी कुंवर सिंह का पीछा करने वाले ब्रिटिश अफसर लुगार्ड ने स्वीकार किया कि उसे ग्रामवासियों की ओर से काफी परेशानी उठानी पड़ी। वो ये अपने मेमोइर्स में लिखता है कि लगातार गांव वाले यहां तक कि पत्थर तक उस पर मारते थे और उसे बहुत मुश्किल हुई, और बनारस में वापस उसका सूचना तंत्र से सूचना दी कि गंगा पार अंग्रेजों का भारी जमावड़ा है, और कुंवर सिंह वापस अपना एक हाथ खोने के बाद भी संघर्षरत रहे। इसी तरीके से लखनऊ में जेम्स आउटरम ने प्रत्येक यूरोपीय कैदी को छोड़ने के लिए 10,000 रुपए देने की घोषणा की, परंतु कोई भी रुपए लेकर अंग्रेजों का साथ देने को तैयार नहीं था। यह स्वाभाविक ही था कि इतने बड़े संग्राम में ऐसे भी लोग थे जो स्थिति का छोटा मोटा लाभ उठाना चाहते थे, किंतु आप विचार कीजिए, उस जमाने में 10,000 रुपए की राशि का जो लालच दिया गया, उसके बावजूद भी जो आम जनता थी वो इन विद्रोहियों या क्रांतिकारियों या स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कोई भी सूचना देने को तैयार नहीं होते थे। जिस तरह की त्याग और बलिदान की भावना इस संग्राम के दौरान देखने में आई, वह स्वार्थ सिद्ध करने की भावना का परिणाम नहीं हो सकती। मेरठ, लखनऊ, कानपुर और झांसी में जिन लोगों ने अपना जीवन दांव पर लगाकर संघर्ष में भाग लिया, उनके मन में यह प्रबल प्रेरणा अवश्य रही होगी कि वह अपनी संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए संग्राम कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की प्रासंगिकता इस बात में थी कि उन्होंने ब्रिटिश कंपनी की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, साथ ही साथ वे अपनी संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और सामाजिक आर्थिक जीवन को सुरक्षित करना चाहते थे। उनका उद्देश्य नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना या नए आर्थिक जीवन का निर्माण करना नहीं था, अपितु अपने नष्ट भ्रष्ट होते संसार को, सपनों को बचाना था। तो इस तरीके से 1857 का जो ये संग्राम है, इसका परिणाम और मूल्यांकन अभी मैं ये कहूंगा जानना शेष है, क्योंकि एक निश्चित बहुत कम समय में उस मूल्यांकन की कहना कि ये जो मैंने मूल्यांकन किया अपने आप में पूर्ण है, ये अतिशयोक्त होगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे दस्तावेजों, 700 से अधिक दस्तावेज अभी पर्शियन में, फारसी में लिखे गए हैं, जिनको फारसी जानने के अभाव में इतिहासकार पढ़ नहीं पाए, अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारी नई जानकारी उनमें उपलब्ध हो सकती है। किंतु जो उपलब्ध अब तक साक्ष्य हमारे पास हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर निश्चित ही इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय संग्राम के रूप में हमें मानना चाहिए, और साथ ही साथ नए शोध के दरवाजे सदैव खुले रखने चाहिए, ताकि नई सूचनाओं के आलोक में हम अपने मूल्यांकन को और संपुष्ट कर सकें। मैं समझता हूं मैंने अपनी बात जो थी समय सीमा रहते हुए आपके सम्मुख रख दी है। आगे मैं इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करना चाहूंगा।